ये लिपटे बादबां, ये कश्तियों के झूलते लंगर, सभी आसार कहते हैं कि किनारा डूब जाएगा। सुना है जोर घट जाएगा दरिया का सवेरे तक, मदद आने से पहले घर हमारा डूब जाएगा। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देश रहे हैं घूमता हुआ आईना। पीएम मोदी ने 12 मई को जब कहा कि चौथा लॉकडाउन नए रंग ढंग का होगा, तब सुनकर तो ऐसा ही लगा कि कोरोना किसी महामारी का नहीं बल्कि फैशन का नाम है जिसमें रंग ढंग बदलने की गुंजाइश है। और अब जब हम चौथे लॉकडाउन में हैं और इस वक्त देश का जो हाल है उसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि सच में रंग ढंग बदल गए हैं। लेकिन रंग ढंग बीमारी के नहीं बदले हैं। बीमारी तो अब भी उतनी ही घातक है, लेकिन सरकार ने तौर तरीके बदल लिए हैं। पहले जब मरीजों की संख्या कम थी तो सख्त लॉकडाउन किया गया, और अब जबकि मामले डराने की हद तक बढ़ गए हैं तो नए रंग ढंग के नाम पर सारी छूट पे छूट दी जा रही है। दुनिया के बाकी देशों में जब बीमारों और मौतों का ग्राफ या तो कम हो रहा है या बढ़ना रुक गया है, तब कोरोना भारत में नए रिकॉर्ड बना रहा है और हमारे देश की मोदी सरकार रिकॉर्ड बना रही है अपनी बातों से पलटने का। मार्च के आखिर में जब देश में जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन का आगाज हुआ था तो देश को सरकार ने उम्मीद बंधाई थी कि बस कुछ दिन का कष्ट है, हम इस बीमारी का मुकाबला कर लेंगे, इस बीमारी को हरा देंगे और सब ठीक हो जाएगा। दरअसल ऐसा कहकर जनवरी और फरवरी में बढ़ती गई अपनी असावधानी का ठीकरा सरकार ने जनता के सिर पर बड़ी चालाकी से फोड़ दिया था और सब कुछ लॉकडाउन कर दिया। सदी के इतिहास में पहली बार ट्रेनों के पहिए थम गए, हवाई यात्रा बंद हो गई, कारखाने, उद्योग, दुकान, स्कूल, कॉलेज सबके शटर गिर गए। लेकिन कोरोना का ग्राफ नहीं गिरा, मरीज बढ़ते गए और सरकार ने पहले के बाद दूसरा फिर तीसरा लॉकडाउन किया। फिर चौथे लॉकडाउन की घोषणा हुई। सरकार ने मानो अपनी कथनी और करनी का लॉकडाउन भी खोल दिया। पहले कहा था कि ट्रेनें नहीं चलेंगी, फिर श्रमिक ट्रेनों के साथ सामान्य ट्रेनें भी चलाने की घोषणा कर दी गई। पहले कहा गया कि टिकटों की बुकिंग केवल IRCTC की वेबसाइट पर होगी, लेकिन फिर टिकट काउंटर खोल दिए। 1 मई को कहा कि श्रमिक ट्रेन की एक बोगी में क्षमता से 25% यात्री कम होंगे, यानी एक बोगी में 72 यात्री आते हैं तो 54 लोग ही यात्रा करेंगे। लेकिन 12 मई को कहा गया कि मिडिल बर्थ खाली नहीं रहेगी, हर सीट पर यात्री होंगे। पहले कहा कि विमान सेवाएं बंद रहेंगी, लेकिन फिर अचानक कह दिया कि 25 मई से घरेलू विमान सेवा शुरू होगी। दरअसल प्लेन में तो सीटें एक दूसरे से इतनी सटी होती हैं कि 2 गज की दूरी वाला सिद्धांत लागू हो ही नहीं सकता। यानी सरकार अपनी इस बात से भी पलट चुकी है। रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर तो लोगों की भीड़ अब जुटेगी ही, जल्द ही बाजारों और धार्मिक स्थलों पर भी ऐसा ही नजारा देखने मिले तो कोई आश्चर्य नहीं। आपको याद है अमीर खुसरो की वो पहेली जिसमें पूछा गया है कि रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों और पान सड़ा क्यों? क्या आपको पता है इसका जवाब? शायद आप में से कईयों को पता होगा। दरअसल इसका जवाब है कि फेरा न था, यानी कि पलटा नहीं था। मतलब ये कि रोटी इसीलिए जली क्योंकि पलटी नहीं गई, घोड़े के फेरे नहीं लिए इसीलिए वो अड़ गया, और पान को भी नहीं पलटे इसीलिए वो सड़ गया। उसी तरह सरकार के बिना सोचे समझे किए गए लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था की रोटी जल गई, विकास का घोड़ा अड़ गया और वादों का पान सड़ गया। इसीलिए सरकार ने लॉकडाउन को फेरने का फैसला ले लिया। ये सरकारी पलटबाजी जनता के लिए जान की कीमत तक महंगी साबित हो रही है, मगर सरकार अब भी अपनी मनमानी में लगी है। राहत पैकेज का ढोल बजाकर ये बताने में लगी है कि वो कितनी उदार है और कैसे इस कठिन समय में भी वो देश को आर्थिक विकास के रास्ते पर ले जा रही है। जबकि सच्चाई ये है कि देश की अर्थव्यवस्था गड्ढे में गिर चुकी है और उसे निकालने वाली रस्सी तार तार होकर टूट रही है। कोरोना के बाद लॉकडाउन के कारण आई आर्थिक मंदी कोढ़ में खाज की तरह तकलीफ देह है। लॉकडाउन के दौरान अब तक करीब 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। इनमें से अधिकतम देश के असंगठित क्षेत्र से हैं, यानी दिहाड़ी मजदूर हैं। इन लोगों की न केवल नौकरी गई बल्कि इनका आत्मसम्मान और जीवन तक दांव पर लग गए। महज 4 घंटे का टाइम देकर जिस तरह लॉकडाउन की घोषणा पीएम मोदी ने की थी, उससे इस तबके में बड़े पैमाने पर बर्बादी का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक जारी है। हमारे पड़ोसी देशों बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या पाकिस्तान ने भी लॉकडाउन किया, लेकिन प्रवासियों को घर लौटने का समय दिया और उन्हें सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराया। जबकि भारत में प्रवासी कामगारों को करीब 45 दिन तक तो यातायात की कोई सुविधा ही नहीं दी गई। जो लोग जहां फंसे वहीं भूखे प्यासे रहे।
फिर ट्रेन शुरू की तो उसका किराया इनकी जेब के मुताबिक नहीं था और अब इन ट्रेनों में भी अव्यवस्था नजर आने लगी है। सरकार ने तो इस मुद्दे पर अपनी गलती कभी मानी ही नहीं और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उद्धव ठाकरे, अशोक गहलोत जैसे नेता जो इनकी वापसी की यात्रा के लिए आवाज उठाते रहे, उन्हें भाजपा की ट्रोल आर्मी अपने निशाने पर लेती रही। और अब नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत प्रवासी कामगारों की बदहाली के लिए राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। एक चैनल से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा, यह समझना बेहद ज़रूरी है कि प्रवासियों के मुद्दे काफ़ी वर्षों से चुनौती बने हुए हैं। हमने उनके लिए कानून बनाए हैं। राज्य सरकारों की जिम्मेदारी थी कि वो ये सुनिश्चित करती कि हर मजदूर का ध्यान रखा जाए। भारत जैसे बड़े देश में केंद्रीय शासन से संबंधित सरकार की भूमिका सीमित होती है। ये एक चैलेंज था जो मुझे लगता है कि इस मामले में लोकल, जिला स्तर और राज्य स्तर तक मजदूरों के लिए बहुत बेहतर कर सकते थे। तो बड़ी चतुराई से प्रवासी कामगारों की दुर्दशा की जिम्मेदारी से सरकार ने खुद को बरी कर लिया। सरकार की ऐसी ही चालाकी का परिचय 20 लाख करोड़ के भारी भरकम राहत पैकेज में भी मिलता है, जो देखने में किसी बजट की तरह लगता है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि सरकार ने इसे बजट वाले लाल कपड़े में न लपेट करके आत्मनिर्भर भारत अभियान वाले सुनहरे सपने में लपेटा है, लेकिन असल में ये भारत के लोगों को कर्जदार बनाने का नया पैंतरा है, जिसका लाभ आखिरकार सूदखोरों और साहूकारों यानी कि आज के उद्योगपतियों को ही मिलेगा। सरकार को अगर भारत को सच में आत्मनिर्भर बनाना होता तो पहले वो अर्थव्यवस्था की कड़वी सच्चाई का सामना करती और फिर फैसले लेती। महामारी के संकट में सरकार के अविचारित फैसले अर्थव्यवस्था को पूरी तरह ठप कर चुके हैं। वित्त वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही में देश की जीडीपी वृद्धि दर 4.7 पर आ गई थी, जो कि पिछले 11 वर्ष में सबसे कम है। पिछले 7 वर्ष में व्यक्तिगत उपभोग की दर सबसे निचले स्तर पर रही। नए निवेश की दर पिछले 17 साल में सबसे कम रही। विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 15 साल में सबसे कम रही और खेती की विकास दर पिछले 4 वर्ष में सबसे कम रही। जनवरी 2019 में कृषि कार्यों के लिए कर्ज लेने की दर 7.6% थी, जो जनवरी 2020 में वो 6.5% पर आ गई। एक साल पहले औद्योगिक कार्यों को करने हेतु कर्ज लेने की दर 5.2 थी, जो जनवरी 2020 में 2.5% पर आ गई। सेवा क्षेत्र में जनवरी 2019 में कर्ज लेने की दर 23.9% थी। जनवरी 2020 में वो 8.9% पर आ गई। आलम यह है कि बैंकों से कर्ज लेने की दर 27 साल में सबसे कम है। इसके बावजूद सरकार ने 20 लाख करोड़ के जिस राहत पैकेज की घोषणा की, उसका बड़ा हिस्सा बैंकों से मिलने वाले कर्ज का है। सरकार शायद कर्ज लेकर घी पीने में यकीन करती है, लेकिन उसकी ये सोच लोगों पर भारी पड़ रही है। गौरतलब है कि मार्च 2020 तक बैंकों का उद्योगों पर 56 लाख करोड़ रुपए, छोटे उद्योगों पर 10 लाख करोड़ रुपए, 12 लाख करोड़ रुपए खेती और लगभग 26 लाख करोड़ रुपए के निजी कर्ज बकाया हैं। पुराने कर्ज न दे पाने की स्थिति में नए कर्ज कौन लेगा और इससे आत्मनिर्भरता कैसे बढ़ेगी, सरकार इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहती, न ही जानकारों की सलाह सुनना या समझना चाहती है। अब एक बार फिर पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि मैं इस बात से बहुत चिंतित हूं कि हम ऐसी आर्थिक तबाही का सामना कर रहे हैं। सरकार को विपक्षी विशेषज्ञों के साथ परामर्श करना चाहिए। ये सब पीएमओ द्वारा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लोन को प्रभावी होने में समय लगता है। दूसरी तरफ भूख एक तत्काल समस्या है। बेरोजगार प्रवासी श्रमिकों, गरीब और कमजोर लोगों को खाद्यान्न देना पर्याप्त नहीं है। उन्हें खाना पकाने के लिए सब्जियां और तेल की भी आवश्यकता होती है और सबसे महत्वपूर्ण बात पैसा और आश्रय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार को शहरों के हालात को बेहतर बनाना चाहिए ताकि उन लाखों लोगों को वापस बुलाया जा सके जो अपने गांव वापस लौट गए हैं। इधर आरबीआई के मौजूदा गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी माना है कि 2020-21 में जीडीपी की वृद्धि दर निगेटिव में जा सकती है। जो बात तमाम रेटिंग एजेंसियां कहती थी वही शक्तिकांत दास ने भी कही है। आरबीआई गवर्नर के इस कथन का साफ मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था अभी डावाडोल रहने वाली है। फिर किस आधार पर और क्या सोचकर मोदी जी कर्ज बांटने वाले राहत पैकेज को सही बता रहे हैं? वैसे सरकार माने न माने, लेकिन जिस तरह मनरेगा के बजट में 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान और किया गया है, उससे तो यही जाहिर होता है कि सरकार भी हकीकत समझ रही है, बस उसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं दिखा रही है। मनरेगा में बजट बढ़ाने का मतलब ही है कि आने वाले
समय में गांवों में और गरीब बेरोजगारों की संख्या बढ़ने वाली है, जिससे निपटने के लिए मनरेगा का सहारा लिया जाएगा। लेकिन इससे न आर्थिक आपदा से निपटने की गारंटी मिलती है, न स्वास्थ्य आपदा से। लोगों को उनके हाल पर जीने और मरने के लिए छोड़कर सरकार का इस वक्त भी ध्यान अपने उद्योगपति दोस्तों की सहायता करने पर है, ऐसा साफ दिख रहा है। गुजरात का फर्जी वेंटिलेटर मामला इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम लोगों के सामने है। इस वेंटिलेटर के तार उस 10 लाख वाले सूट से भी जुड़ रहे हैं जिस पर नमो नमो सुनहरे धागों में लिखा हुआ था, शायद आपको याद होगा। देखिए ये रिपोर्ट। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया था। अब उन वेंटिलेटर्स के फर्जीवाड़े का खुलासा होने लगा है। ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड नाम की कंपनी ने इस वेंटिलेटर्स को तैयार किया। हालांकि कुछ समय बाद इस कंपनी द्वारा भेजे गए वेंटिलेटर धमन 1 को डॉक्टरों द्वारा कोविड-19 के मरीजों के अनुकूल नहीं पाया गया। अहमदाबाद मिरर की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि गुजरात के सबसे बड़े अस्पताल के डॉक्टरों ने ज्योति सीएनसी द्वारा भेजे गए वेंटिलेटर्स के वांछित नतीजे न देने के बाद राज्य सरकार से उचित वेंटिलेटर्स की मांग की थी। अखबार ने यह भी बताया है कि कंपनी की मशीनों को लेकर खुद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने दावा किया था कि ये सस्ती मशीनें महज 10 दिनों में तैयार की गई हैं। लेकिन उनके दावे का समर्थन गुजरात सरकार के डॉक्टर्स ने नहीं किया था। यहाँ तक कि इन वेंटिलेटर्स को देश के ड्रग कंट्रोलर जनरल से लाइसेंस भी नहीं मिला है और इन्हें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री द्वारा 5 अप्रैल को लॉन्च किए जाने से पहले इनका केवल एक व्यक्ति पर ही परीक्षण किया गया था। इस बारे में विवाद होने के बाद गुजरात सरकार ने दावा किया है कि उन्होंने कभी ज्योति सीएनसी की मशीनों को वेंटिलेटर नहीं बताया। हालांकि उनके द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में इसे 9 बार वेंटिलेटर कहते हुए नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया गया है। गौरतलब है कि कंपनी के प्रमुख और मैनेजिंग डायरेक्टर पराक्रम सिंह जडेजा को मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का करीबी माना जाता है। अहमदाबाद मिरर के अनुसार पराक्रम सिंह जडेजा ने बताया था कि गुजरात के मुख्यमंत्री उन्हें रोज फोन करके प्रोत्साहित किया करते थे। खबर ये भी है कि ज्योति सीएनसी कंपनी से जुड़े उद्योगपति परिवारों में से एक वीरानी परिवार है और कंपनी की 2003-4 की फाइलिंग के अनुसार रमेश कुमार भीखाभाई वीरानी के दोनों बेटे अनिल और किशोर इस कंपनी के बड़े शेयर होल्डर थे। अभी भी इस परिवार की ज्योति सीएनसी में कितनी हिस्सेदारी है ये खुलासे का विषय है। लेकिन इस बीच एक दिलचस्प बात सामने आई है कि रमेश कुमार भीखाभाई वीरानी वही महानुभाव हैं जिन्होंने 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हीं का नाम गढ़ा हुआ महंगा सूट तोहफे में दिया था, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई गई थी। तो रमेश भाई ने नरेंद्र भाई को लखटकिया सूट देकर देश में सूट बूट की सरकार से अपनी नजदीकी जतला दी थी। अब उस सूट के तार फर्जी वेंटिलेटर के तार से जुड़ते दिख रहे हैं। बड़े लोगों के तार जुड़ते हैं तो उन्हें सत्ता और संपत्ति मिलती है, लेकिन इसमें गरीबों के जीवन के तार टूटने लगते हैं। गुजरात कोरोना से सबसे अधिक पीड़ित राज्यों में से एक है। अगर भाजपा ने यहाँ गुजरात मॉडल का गुब्बारा फुलाने की जगह कोई ठोस कदम उठाए होते तो आज हालात बेहतर होते। गुजरात की ज्योति जहां सवालों के घेरे में है, तो वहीं बिहार की ज्योति सोशल मीडिया की आंख का तारा बन चुकी है। जी हां, मैं जिक्र कर रहा हूं 15 साल की उस बच्ची का जिसने 1200 किलोमीटर साइकिल चलाकर अपने बीमार पिता को हरियाणा के गुरुग्राम से बिहार के दरभंगा तक पहुंचाया। उसकी तारीफ अब 7 समंदर पार अमेरिका तक पहुंच चुकी है। 15 साल की ज्योति ने लॉकडाउन में अपने बीमार पिता मोहन पासवान को साइकिल पर बिठाकर गुरुग्राम से दरभंगा तक का 1200 किलोमीटर का सफर अपनी हिम्मत के बूते तय किया। ज्योति के इस कारनामे की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हुई और अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ने उन्हें ट्विटर पर सराहा। इवांका ने ज्योति की तारीफ के साथ साथ भारतीयों के प्रेम भाव की भी सराहना की। इधर ज्योति को शिक्षा विभाग ने नई साइकिल, पोशाक और किताब दी। भारतीय साइकिल फेडरेशन ने ज्योति को बड़ा ऑफर दिया है कि वो दिल्ली आए और ट्रायल दें, जिससे उसकी ट्रेनिंग और उनकी स्किल्स को निखारा जा सके। लेकिन ज्योति के बहाने हमारे समाज का दोहरा चरित्र और सरकार की संवेदनहीनता फिर उजागर हो गई है। ज्योति ने जो किया वो वाकई काबिले तारीफ है। इवांका ट्रंप ने उसकी तारीफ की, ये भी खुशी की बात है। लेकिन इसके साथ शर्म की बात भी है कि एक नाबालिग बच्ची कम से कम 3 राज्यों को पार करते हुए अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर चलाती रही और हजारों सक्षम लोगों या सरकार की ओर से कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। अब जब उसने अपने बूते अपनी मंजिल पा ली तो सब उसे इनाम देने आ रहे हैं। वैसे ज्योति की तरह की हिम्मत और भी बहुत से लोगों ने दिखाई है। एक महिला ने दिल्ली से बेगूसराय तक अपने बेटे को बिठाकर साइकिल चलाई थी। एक गर्भवती महिला पैदल रास्ते में अपने बच्चे को जन्म देने के बाद फिर पैदल चली थी।
एक अपाहिज व्यक्ति हाथों के बूते खुद को घिसट कर चल रहा था तो सैकड़ों लोग अपनी मां, अपने पिता, अपने बच्चे, अपनी पत्नी को कंधा या पीठ पर उठाए पैदल चल रहे थे और अभी भी चल रहे हैं। तो ज्योति ने जो कामयाबी हासिल की वो उसकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, लेकिन एक देश के तौर पर यह हमारी नाकामयाबी ही मानी जाएगी कि एक नाबालिग बच्ची को इस तरह संघर्ष करना पड़ा और उसकी तरह लाखों प्रवासी कामगारों को संघर्ष की यही राह चुननी पड़ रही है। इनमें से कुछ ने रास्ते में दम तोड़ दिया और कुछ की हिम्मत सरकार की बेरुखी तोड़ रही है। ये लाखों प्रवासी कोई मेडल जीतने या बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए पैदल या साइकिलों पर नहीं चल रहे हैं, बल्कि इसीलिए सड़क पर आए क्योंकि सत्ता ने उनके सामने कोई दूसरा रास्ता ही नहीं छोड़ा। लेकिन सरकार चाहे तो इस बात पर सीना चौड़ा कर ले कि उसने एक झटके में इतने सारे एथलीटों की संभावना देश को दिखा दी, या इस बात पर अपने लिए चुल्लू भर पानी का इंतजाम कर ले कि उसके शासन में लाखों लोगों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उम्मीद तो यही है कि सरकार अपने लिए पहले वाला ऑप्शन ही चुनेगी, क्योंकि शर्मिंदा होना इस सरकार की डिक्शनरी में ही नहीं है। खैर, शायर मुजफ्फर हनफी ने ठीक ही फरमाया है कि आंधियों ने शाख से पहुंचा दिया साहिल के पास, आंधियों ने साख से पहुंचा दिया साहिल के पास, देखिए सैलाब किस मंजिल पे पहुंचाए हमें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।